नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। हम लोग अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात कर रहे हैं और क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए एक बहुत ही हमारा महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको हम लोग आप सभी के सामने रख रहे हैं। भूगोल के अंदर या फिर अगर बात की जाए ज्योग्राफी के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है अफवाह, उसको हम लोग आप सभी के साथ पढ़ने वाले हैं। सर आपने क्या कहा? अफवाह? नहीं मेरे दोस्त, ये अफवाह नहीं है, चैप्टर का नाम है अफवाह। हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर अफवाह होती क्या है। और ये जो चैप्टर है पूरे तौर पर अगर हम लोग समझें तो ये आपको दिखता है किससे रिलेटेड? ये आपको दिखता है हमारी नदियों से रिलेटेड, है ना। अगर हम भारत के अंदर देखें तो हमें भारत एक कैसा देश दिखता है? हमारा प्यारा भारत देश एक नदियों वाला देश है। कैसा है दोस्तों? आप सभी को पता है कि हमारा प्यारा भारत देश एक नदियों वाला देश है और भारत के अंदर हमें भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां दिखती हैं। मुख्य तौर पर ये पूरा का पूरा अध्याय भारत की नदी तंत्र के बारे में है। भारत के अंदर जो नदियों के प्रकार हैं उसको हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ इन नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कहां से कहां तक बहती हैं, इसके बारे में हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, विनती है, गुजारिश है कि आप सभी बच्चे हमारी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक करें और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अपने समक्ष नहीं आने दें। लेट्स बिगिन द क्लास। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर यही पढ़ते हैं कि हमारी आज की क्लास में आप और मैं क्या अध्ययन करने वाले हैं या फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले अर्थ समझेंगे कि अफवाह का अर्थ क्या होता है, ये जानेंगे। फिर भारत के अंदर ये जो अफवाह तंत्र है ये कैसा है, इसको देखेंगे। भारत के अंदर अगर हम लोग अपनी नदियों को देखें तो मुख्य तौर पर ये हमें दो प्रकार की दिखती हैं। एक कहलाती हैं हिमालय की नदियां और दूसरी कहलाती हैं प्रायद्वीपीय नदियां। हम हिमालय की नदियों की विशेषताओं को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हमारी जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां कहां से शुरू होती हैं, हिमालय की कौन कौन सी नदियां हैं, इनको आप सभी के सामने रखेंगे। आपके पेपर के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए, आपके पेपर के संदर्भ में अगर बात की जाए तो आप देखते हैं कि यहां से बहुत सारे सवाल सीधे बनते हैं। हमें हर एक बिंदु को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हमारे एग्जाम में आपके सामने नहीं रहे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से हम लोग आप सभी के साथ और डिस्कशन करते हैं मुख्य तौर पर अफवाह के बारे में। तो इन बिंदुओं को हम लोग आपके साथ पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं अफवाह के बारे में। अफवाह का मतलब क्या है कि अगर आप देखें कि जो जल का नदी नालों के रूप में, जल धाराओं के रूप में बहना ही क्या कहलाता है? अफवाह कहलाता है। सर हमें समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए। आप जल कहां पर देखते हैं, आप पानी कहां पर देखते हैं? अगर मैं कहूं सर हम पानी को देखते हैं नदी के अंदर, हम पानी को देखते हैं तालाब के अंदर, हम पानी को देखते हैं नालों के अंदर, हम पानी को देखते हैं समुद्र के अंदर। मुख्य तौर पर अफवाह का मतलब होता है पानी का बहना। क्या मतलब होता है दोस्तों? अफवाह का मतलब होता है कि जो आपका जल है, चाहे वो नदी में है, चाहे वो नालों में है या फिर दूसरी जलधाराओं में है जैसे झरनों में है या फिर तालाब में है, और पानी का बहना ही क्या कहलाता है दोस्तों? अफवाह कहलाता है। तो सबसे पहले हमने अफवाह के शब्द को समझा। अफवाह का जो शब्द है इसका अर्थ होता है पानी का बहना। और आपका ये जो पानी होता है ये हमें अलग अलग जगहों पर दिखता है। ये हमें दिखता है नदियों में, ये हमें दिखता है तालाबों में, झरनों में। इन जगहों पर आप देखते हैं कि आपका ये पानी बहता है और इसी को हम लोग अफवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अफवाह शब्द को तो हमने समझ लिया है ना। हमने अफवाह शब्द को समझा कि पानी का बहना ही क्या कहलाता है दोस्तों? अफवाह कहलाता है। अब यहां पर हम लोग देखें कि ये जो आपका अफवाह शब्द है इसके साथ आप लोग देखते हैं कि एक और चीज जुड़ी हुई है जिसे हम लोग नदी तंत्र कह रहे हैं। अब ये नदी तंत्र क्या है? देखिए आप मुख्य तौर पर ये देखते हैं कि एक नदी बह रही है। अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखें तो आप इसे अच्छे तरीके से देख पाएंगे कि एक जो नदी है वो आपको बहती हुई दिख रही है। आप देख रहे हैं कि एक नदी बह रही है और इस बहती हुई नदी के साथ आप देखते हैं कि कुछ और छोटी छोटी धाराएं भी आकर मिल जाती हैं, है ना। समझ पा रहे हैं दोस्तों? जी हाँ। अफवाह का मतलब क्या होता है? अफवाह का मतलब होता है पानी का बहना। ध्यान से सुनिएगा, अफवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों? पानी का बहना, कि पानी आगे बढ़ रहा है। और अगर मैं कहता हूं अफवाह तंत्र, क्या कहता हूं दोस्तों? अगर मैं कह रहा हूं अफवाह तंत्र, तो अफवाह तंत्र का मतलब हुआ कि एक हमारी मुख्य धारा है, एक हमारी बड़ी धारा है और इस बड़ी धारा के साथ आप देखते हैं कि छोटी छोटी और धाराएं आ जाती हैं और इसी को हम लोग अफवाह तंत्र कहते हैं। ध्यान से सुनिए, दोबारा सुनिए। अफवाह का मतलब होता है पानी का बहना और अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि आपकी एक मुख्य धारा है, आपकी एक नदी है मान लीजिए, और इस नदी के साथ कुछ और छोटी छोटी जो आपकी धाराएं हैं वो आकर मिल रही हैं और इससे आपकी नदी मजबूत हो रही है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को हम लोग अफवाह तंत्र कहते हैं। तो अभी अभी हमने मुख्य तौर पर आप सभी के साथ ये समझा कि आपका अफवाह क्या होता है और उसी के साथ फिर हमने अफवाह तंत्र को देखा
और आपकी ये जो मुख्य धारा होती है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ये मुख्य धारा है और इसके साथ आप देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी और नदियां आकर मिल जाती हैं और छोटी छोटी धाराएं मिल जाती हैं। तो इससे ये जो मुख्य धारा की नदी होती है ये बड़ी हो जाती है और फिर ये आगे जाकर क्या गिरती है, समुद्र में गिरती है ना। इसका अंत ऐसे ही होता है, हर नदी को आप देखते हैं कि उसका अंत समुद्र में विलय से होता है। मुख्य तौर पर हमने आप सभी के साथ अपवाह शब्द को समझा। अपवाह का मतलब होता है पानी का बहना। आपका ये पानी मुख्य तौर पर हमें नदियों में दिखता है। अब नदी के साथ आप देखते हैं कि कुछ और छोटी छोटी धाराएं या फिर इसकी सहायक नदियां भी आकर मिल जाती हैं और वो नदी को मजबूती प्रदान करती हैं और नदी का ये पानी फिर आखिर में जाकर समुद्र में गिरता है। जब नदी के साथ, जब किसी मुख्य धारा के साथ कुछ छोटी छोटी धाराएं आकर मिल जाती हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा अपवाह तंत्र का एग्जाम्पल आपके सामने रखा। ठीक है, अगर हम लोग भारत के संदर्भ में देखें, अगर आप हमारे भारत संदर्भ में देखें कि हमारे देश के अंदर ये जो अपवाह तंत्र है, यानी कि हमारे देश में नदियों का क्या प्रकार है या फिर नदियां कितने प्रकार की हैं, तो इसे हम लोग भारत में अपवाह तंत्र भी कह सकते हैं या फिर भारत के अंदर मौजूद जो हमारी नदियों के प्रकार हैं वो भी कह सकते हैं, है ना। अगर आप भारत के अंदर मौजूद ये जो हमारी अपवाह तंत्र है, यानी कि नदियों का जो पानी का बहना है, इसको हम लोग देखते हैं तो ये भौगोलिक आकृतियों की वजह से, आप क्या देखते हैं कि भौगोलिक आकृतियों का मतलब हुआ कि ऊंचे स्थान और नीचे स्थानों की वजह से भारत के अंदर आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हमारे पास दो प्रकार की नदियां हैं, है ना। हमने अपने देश के अंदर जो नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया है दोस्तों। एक को कहा जाता है हिमालय की नदियां और दूसरे को कहा जाता है प्रायद्वीपीय नदियां। अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था वो आपको समझ में आ गया। अपवाह का मतलब होता है पानी का बहना, अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि एक मुख्य धारा है, आपको दिख रहा है कि एक मुख्य धारा है और इसके साथ और छोटी छोटी जो धाराएं हैं वो आकर मिल जाती हैं। इससे आपकी मुख्य धारा और शक्तिशाली हो जाती है और ये जो पूरा का पूरा क्या होता है, सिस्टम होता है, इसे हम लोग अपवाह तंत्र कहते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि हमारे प्यारे भारत के अंदर मुख्य तौर पर हमारे पास दो प्रकार की नदियां हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं भारत के अंदर हमें दो प्रकार का अपवाह तंत्र दिखता है। एक को हम लोग कहते हैं हिमालय की नदियां और दूसरे को हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय की नदियां मतलब क्या होता है उसको समझेंगे और उसी के साथ साथ प्रायद्वीपीय नदियों से क्या तात्पर्य होता है उसको भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं, है ना। देखिए, मुख्य तौर पर हमारी वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनको हम लोग हिमालय की नदियां कहते हैं। हमारी वो नदियां जो प्रायद्वीप से निकलती हैं, और अब तक आपको पता है, अब आपको समझ में आ गया है, प्रायद्वीप मतलब तीन तरफ से पानी वाला इलाका। ये जो पूरा का पूरा आपका क्षेत्र है ये प्रायद्वीप है। तो जो इस प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियां हैं उन्हें प्रायद्वीपीय नदियों के नाम से जानते हैं और जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं उसे हम लोग हिमालय की नदियों के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब हमारी ये जो हिमालय की नदियां हैं और प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इनमें ना कुछ विशेषताएं होती हैं, इनकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। हिमालय की नदियों की कुछ विशेषताएं हैं और उसी के साथ साथ जो आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनकी कुछ क्वालिटीज हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। एक एक कर उनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि जो हमारी हिमालय की नदियां हैं ये आप क्या देखते हैं कि ये 12 मासी होती हैं। 12 मासी का मतलब क्या है कि भाई साल के 12 महीने आप देखते हैं कि हिमालय की नदियों में पानी लबालब भरा रहता है। बहुत ज्यादा पानी साल के 12 महीने आप देखते हैं कि नदियों के अंदर भरा रहता है। तो जितनी भी हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं साल के 12 महीने में आप देखते हैं कि यहाँ पर पानी भरा रहता है ना। और यहाँ पर साल भर पानी क्यों भरा रहता है नदियों के अंदर, ये नदियां सूखती क्यों नहीं है, इसके पीछे वजह है कि ये जो नदियां हैं ये कहां से निकल रही हैं, ये पहाड़ों से निकल रही हैं, हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकल रही हैं और वहां से पिघलने वाली जो बर्फ है वो बर्फ पिघलती रहती है और नदियों के अंदर आती रहती है। तो इस वजह से आप देखते हैं कि हिमालय की नदियों में पानी पूरे तौर पर 12 के 12 महीने बना रहता है। अगर हम लोग देखें कि जो हमारे हिमालय की मुख्य नदियां हैं, हिमालय के अंदर कौन कौन सी नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु नदी, उसी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, है ना दोस्तों। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर हिमालय से निकलने वाली हमारी 3 महत्वपूर्ण नदियां आपको दिखती हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। हिमालय की नदियों में 12 महीने आपको पानी दिखता है। हिमालय की नदियों में आप देखते हैं कि 12 महीने पानी रहता है क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जो बर्फ है वो इन नदियों में आती रहती है। और हिमालय की जो महत्वपूर्ण हमारी 3 मुख्य नदियां हैं वो है एक ब्रह्मपुत्र, एक है गंगा और एक है इंडस यानी कि सिंधु नदी। इन तीनों नदियों के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको पता होनी चाहिए, इसको भी आप लोग देखिए कि ये जो आपकी हिमालय की नदियां है ना, क्योंकि ये पहाड़ों से आ रही होती हैं, ये बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आती हैं, है ना। जब पहाड़ से जब ऊपर से कोई चीज नीचे की तरफ आती है आपको पता है कि उसमें बहुत ज्यादा बल या फिर फोर्स होती है। अच्छा, ये जो आपकी नदियां
हिमालय से मैदानी भाग की तरफ आ रही होती हैं, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली होती हैं कि ये पहाड़ों को तोड़ देती हैं, पहाड़ों के बीच से क्या कर देती हैं, अपना रास्ता बना लेती हैं। और जब कोई नदी, ध्यान से सुनिएगा, जब कोई नदी पहाड़ों को चीरते हुए, पहाड़ों को काट कर क्या करती है, अपना रास्ता बनाती है, तो इसे हम लोग गार्जों के नाम से पुकारते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिए तो यहां पर आपको देख पा रहे हैं कि एक नदी का आपको बहाव दिख रहा है और पहाड़ के बीच से आप देखते हैं कि ये नदी बह रही है, हिमालय की ये नदी बह रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग गार्जों के नाम से पुकारते हैं, है ना दोस्तों। तो इसे हम लोग क्या नाम से पुकारते हैं, इसे हम लोग गार्जों के नाम से पुकारते हैं। गार्ज क्या है या फिर गार्जों से क्या तात्पर्य है कि पहाड़ को चीरते हुए आपकी जो नदी है वो निकल जाती है। तो हिमालय की नदियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो पहाड़ों के बीच से गार्जों को बनाते हुए आगे निकलती हैं। क्या करती हैं, पहाड़ों के बीच से गार्जों को बनाते हुए निकलती हैं। और हिमालय की ये जो आपकी नदियां हैं, अब जहां से इनकी शुरुआत होती है और जब तक ये समुद्र में मिलती हैं, इनका जो रास्ता होता है वो काफी लंबा होता है। हिमालय की अधिकतर जो नदियां हैं उनकी जो यात्रा है समुद्र में मिलने तक की वो काफी लंबी होती है। तो बड़ी नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां, साल के 12 महीने इनको यहाँ पर आप देखते हैं कि इनमें पानी होता है। ये इतनी शक्तिशाली होती हैं कि ये पहाड़ों को काट कर, पहाड़ों को चीर कर गार्जों का निर्माण कर लेती हैं, है ना। और आप इसी के साथ देखते हैं कि इन नदियों के अंदर आप क्या देख लेते हैं कि इन नदियों के अंदर हमें सिल्ट और बालू की भी उपस्थिति दिखती है कि ये नदियां जब बह रही होती हैं तो अपने साथ आप देखते हैं कि इन नदियों के अंदर हमें रेत या फिर आप देखते हैं कि सिल्ट, ये जो हमारे दो तत्व हैं वो भी इन नदियों के अंदर आपको दिख जाते हैं, हिमालय की नदियों के अंदर। ठीक, अब तक हमने हिमालय की नदियों की कुछ विशेषताओं को आपके सामने रखा है। आगे बढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों और हिमालय की नदियों के संदर्भ में कुछ और कहानी को देखते हैं। अब आप देखिए कि जब आपकी हिमालय की नदियां, ध्यान से सुनिएगा, जब आपकी हिमालय की नदियां हिमालय से, ध्यान से सुनिए, जब आपकी हिमालय की नदियां हिमालय से नीचे भाग में आ जाती हैं या फिर आप कहें कि मैदानी भाग में आ जाती हैं, है ना, जब आपकी हिमालय की नदियां नीचे भाग में आ जाती हैं, मध्य भाग में आ जाती हैं, तो वहां पर ना हिमालय की नदियों की जो शेप है या फिर जो आकार है वो चेंज हो जाता है। इसको एक फोटो के जरिए मैं आपको समझाता हूं तो आपका समझना आसान रहेगा, है ना। चलो भाई चित्र आ जाओ, आ गया भैया। आप देखिए कि ऊपर अगर आप ध्यान से देखें दोस्तों तो ये आप देख सकते हैं कि हिमालय पर्वत है, यानी कि ऊंचाई का क्षेत्र आपको दिख रहा है। और आप देखते हैं कि यहां से हिमालय की नदी निकल रही है और वो आराम से आपको क्या दिख रहा है कि मैदानी भाग, ये जो मध्य भाग है दोस्तों, इसी को हम लोग कह रहे हैं कि मैदानी भाग, है ना। तो जब आपकी हिमालय की नदियां पहाड़ों से निकलती हैं तो वो एक निश्चित धारा में आ रही होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो मैदानी भाग में आती हैं तो आप देखते हैं कि जो इनकी शेप है, इनका जो बहने का स्टाइल होता है वो बिल्कुल विसर्प रूप में हो जाता है। विसर्प रूप का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखें कि जैसे आप देखते हैं, विसर्प का मतलब होता है कि जैसे सांप की चाल होती है। आप देखें कि मैदानी भाग में आकर इनकी जो चाल होती है वो कैसी हो जाती है, जैसे एक सांप चलता है ना। तो हिमालय की नदियां पहाड़ों से बहकर जब मैदानी भाग में आती हैं, मध्य भाग में आती हैं, तो मध्य भाग में आने के बाद आप देखते हैं कि इनकी चाल बिल्कुल कैसी हो जाती है दोस्तों, विसर्प रूप में हो जाती है। जैसे सांप चलता है ना, ऐसे, है ना, जैसे सांप चलता है आपका, तो वैसे ही आप देख रहे हैं कि मध्य भाग यानी कि मैदानी भाग में आने के बाद जितनी भी हमारी हिमालय की नदियां हैं उनकी जो आप देखते हैं कि धारा है या फिर बहने का जो स्टाइल है वो विसर्प रूप में हो जाता है। अच्छा, जब ये मैदानी भाग से थोड़ा और नीचे आती है, तो आप क्या देखते हैं दोस्तों, तो आप देखते हैं कि ये गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं बता रहा हूं। जब आपने ये देखा कि हिमालय की नदी अपने उद्गम स्थान से शुरू हुई तो बिल्कुल धारा में ये बह रही है ना, ये एकदम से पानी एकदम आ रहा है नीचे की तरफ, मैदानी भाग की तरफ। और जब ये मैदानी भाग में आया तो आपने देखा दोस्तों कि अब इसकी जो चाल थी वो बिल्कुल विसर्प रूप में हो गई, सांप के आकार से। आप देखते हैं कि जैसे आपका सांप ऐसे लहर लहर के चलता है, वैसे आप देख रहे हैं कि हिमालय की नदियां मध्य भाग में या फिर मैदानी भाग में चलती हैं। अब मैदानी भाग से भी जब थोड़ा ये नीचे जा रही होती है, जब ये समुद्र के पास पहुंचने वाली होती है, जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है, उस समय अगर आप देखें तो कुछ आप क्या देखते हैं कि कुछ झीलों का निर्माण हो जाता है। हिमालय की ये जो नदी है जब ये समुद्र में मिलने वाली होती है उससे पहले आप देखते हैं कि कुछ नदी का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है और वो कैसा बन जाता है दोस्तों, वो एक झील को बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग गोखुर झील कहते हैं। गोखुर झील का मतलब क्या है, अगर आप लोगों ने जानवरों को देखा होगा, आप सभी ने देखा है, जैसे आपने गाय को देखा होगा, बैल को देखा होगा, बकरों को देखा होगा, उनका जो पैर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उनके जो पैर का स्टाइल होता है वो कैसा होता है दोस्तों, उनका जो पैर होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है ना। आपको क्या दिखता है, जो आपके जानवर होते हैं उनका जो पैर कुछ इस प्रकार से दिखता है, उसे खुर कहा जाता है, अगर आपको पता होगा, है ना। तो जब आपकी हिमालय की नदी
मैदानी भाग से समुद्र में मिलने वाली होती है, उससे पहले जो कुछ पानी होता है ना वो अलग हो जाता है। ये नदी बह रही है, आप देख रहे हैं, है ना, ये नदी आपको बह रही है। इस नदी से आप देखते हैं कि कुछ पानी अलग होकर एक झील बना लेता है, और ये जो झील का आकार या फिर डिजाइन होता है ये कुछ खुर के जैसा होता है। किसके जैसा होता है? खुर, है ना, और इसी वजह से इसको गोखुर झील के नाम से पुकारा जाता है ना। तो अभी अभी हमने देखा कि जब हमारी हिमालय की नदी मध्य भाग या फिर आप कहें कि मैदानी भाग में आती है तो भैया ये सांप के तरीके से, जैसा आप देखते हैं कि विसर्प आकार में बहने लगती है, और जब ये मैदानी भाग से और निचले इलाके में जाती है, समुद्र में मिलने वाली होती है, तो आप देखते हैं कि ये क्या कर लेती है, ये गोखुर झील यानी कि धारा से अलग होकर, अगर आप ध्यान से देखें कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि ये धारा से अलग होकर क्या कर लेती है, अपने आप को अलग कर लेती है। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा दोस्तों, इसको हमने गोखुर झील के नाम से पुकारा। अब एक और चीज है जिसके बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो क्या है दोस्तों? वो ये है कि जब आपकी नदी, आप लोगों ने जरूर सुना होगा एक शब्द जिसे कहा जाता है डेल्टा। सुना है आप सभी ने? जी हाँ। अब ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चलिए हम आपको बताते हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि भाई ये हमारी नदी है ना। अगर आप ध्यान से देखें कि डेल्टा का मतलब होता है कि ये हमारी नदी है ना, और ये आपको नदी क्या है दोस्तों, बहती हुई दिख रही है, और समुद्र में मिलने से पहले आप देखते हैं कि ये जो आपकी नदी है इसके ना बहुत सारे मुंह बन जाते हैं, है ना, इसकी बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। नदी बह रही है, बह रही है, बह रही है, और जब ये समुद्र में मिलती है तो समुद्र में मिलते हुए ये अपनी बहुत सारी धाराएं बना लेती है, एकदम से एक जगह से नहीं गिरती है। आप देखते हैं कि जब ये समुद्र में मिल रही है तो इसकी बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं, और इन्हीं धाराओं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं धाराओं को हम लोग डेल्टा कहते हैं। समुद्र में मिलने से पहले आपकी जो नदी है वो बहुत सारे मुंह बना लेती है, आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उसकी बहुत सारी धाराएं निकल जाती हैं, और इन्हीं धाराओं को हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो अब तक हमने हिमालय की नदियों के संदर्भ में कुछ विशेषताओं को आपके सामने रखा। हिमालय की नदियां साल के 12 महीने में अपने अंदर पानी रखती हैं। हिमालय की नदियों में पानी होता है क्योंकि वहां पर हमेशा बर्फ दिखती है। हिमालय की नदियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, वो पहाड़ों को चीर कर, काट कर गार्जों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियां जब मैदानी भाग में आती हैं तो वो विसर्प के आकार में बहती हैं, और जब वो उससे भी निचले भाग में आती हैं तो आपको दिखता है कि वो कुछ पानी का भाग गोखुर झील में परिवर्तित हो जाता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब ये समुद्र में मिलती है तो जो आपकी ये नदी बह रही है, नदी जब पानी में मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो अपने बहुत सारे मुंह बना लेती है, और इसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। इसको हमने पढ़ा। अब अभी तक हमने आपकी जो हिमालय की नदियां हैं उनकी विशेषताओं को जाना है दोस्तों। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हुए आप सभी के साथ डिस्कशन करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं। अब तक आपको पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। प्रायद्वीप का मतलब होता है एक ऐसा भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा, और भारत का जो दक्षिण भारत है, साउथ इंडिया है, उसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के तौर पर जानते हैं, है ना। तो अगर हम प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें जो भारत के दक्षिण भारत में आपको देखते हैं अधिकतर, ये जो नदियां हैं ये मौसमी नदियां हैं। मौसमी नदियों का क्या मतलब हुआ कि भाई यहां पर बारिश के मौसम में पानी दिखता है, वरना आप देखते हैं कि ये नदियां सूख जाती हैं। हिमालय की नदियों में साल के 12 महीने पानी है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर आप देखते हैं कि ये मौसमी नदियां होती हैं। जब जब आपको बारिश दिखती है, जब जब आपको वर्षा होती हुई दिखती है, तब ये नदियों में पानी आपको दिखता है ना। आप देखते हैं कि कुछ नदियां क्या हो जाती हैं, जब इनके अंदर बारिश नहीं होती है तो ये शुष्क यानी कि सूख जाती हैं। और आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनका आकार काफी छोटा है। हिमालय की नदियां बड़ी बड़ी हैं, वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो हिमालय की नदियों की अपेक्षा काफी छोटी हैं। काफी आपको क्या दिख जाती हैं, छोटी दिख जाती हैं। तो जैसे आपकी नर्मदा नदी हुई, तापी नदी हुई, गोदावरी हुई, महानदी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी हुई, ये सभी जो हमारी नदियां हैं ये मुख्य तौर पर आपको दिखता है कि ये सभी नदियां क्या है दोस्तों, छोटे आकार की हैं, और इनमें साल के 12 महीने पानी नहीं रहता। जब जब बारिश होती है तब तक अब आप देखते हैं कि इन नदियों के अंदर हमें पानी दिखता है ना। तो हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीप की जो नदियां हैं उनका आकार छोटा है, उनकी लंबाई आपको कम दिखती है, और वो कम छिछली। छिछली का मतलब है कि गहराई भी कम है ना। आप देखते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियों की जो गहराई है वो भी आपको कम दिखती है ना। और आप देखते हैं कि इनमें से जो अधिकतर आपकी नदियां हैं उनकी शुरुआत आपको कहां से होती हुई दिखती है, मध्य उच्च भूमि से होते हुए दिखती है। अगर आपको याद होगा, हमने आपके साथ डिस्कशन किया था पठार के बारे में, तो हमें पता है कि मध्य उच्च भूमि का मतलब कि नर्मदा के आसपास के एरिया है ना। यहीं से आप देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपका क्षेत्र है, यही आपका किससे संबंधित क्षेत्र है दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा आपका क्षेत्र है, यही पूरा का पूरा क्षेत्र आपका संबंधित है हमारी पूरी की पूरी प्रायद्वीपीय नदियों से, है ना। तो प्रायद्वीपीय नदियां
हमें दक्षिण भारत में दिखती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों का आकार बहुत छोटा है। उसी के साथ हमने देखा कि प्रायद्वीपीय नदियां अपने आकार को छोटे रूप में देखती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर साल के 12 महीने में पानी नहीं होता और ये सूख भी जाती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों की शुरुआत मध्य उच्च भूमि का जो पठार है वहां से आप होते हुए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब तक हमने प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा और उसी के साथ साथ हम लोगों ने आप सभी के साथ हिमालय की नदियों की विशेषताओं को जाना। अब आगे बढ़ेंगे और यहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे हिमालय की नदियों के बारे में। हिमालय के अंदर हमें 3 प्रकार की मुख्य नदियां दिखती हैं। कौन कौन सी हैं वो? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी कहां से शुरू होती हैं? ये तीनों की तीनों नदियां कहां से शुरू होती हैं, ये कहां कहां तक बहती हैं और ये फिर कहां पर जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, इसको हम लोग आप सभी के साथ अभी डिस्कस करेंगे। तैयार है? चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ और मुख्य तौर पर समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये हिमालय से निकलने वाली हमारी प्रमुख नदियां हैं, है ना। और ये जो नदियां हैं आपको क्या दिखती हैं? काफी लंबी हैं दोस्तों, इनकी लंबाई आपको काफी लंबी ही दिखती है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी एक मुख्य धारा है, जैसे आप देखें कि एक ये मुख्य धारा है, तो हर एक मुख्य धारा के साथ आप देखते हैं कि कुछ ना कुछ छोटी छोटी नदियां भी आकर मिल जाती हैं। तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिखती हैं कि ये मुख्य धारा है, ये बड़ी नदियां हैं और इन बड़ी नदियों के साथ छोटी छोटी नदियां भी या फिर सहायक नदियां भी आ जाती हैं। तो उन सहायक नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, इनको भी हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, है ना। तो आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर ये जो हमारा पूरा का पूरा क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि नदियां हैं ये काफी बड़ी आपको दिखती हैं, है ना। हमारी सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर कहा जाता है इंग्लिश में, गंगा नदी और उसी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय से निकलने वाली ये 3 नदियां हैं, ये काफी बड़ी होती हैं। और जब आप देखते हैं कि एक नदी के साथ और छोटी छोटी नदियां आकर मिलने लग जाती हैं, तो उसी को हम लोग अपवाह तंत्र क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग अपवाह तंत्र या फिर आप सभी को पता है कि नदी तंत्र कहते हैं, है ना। जब एक बड़ी धारा के साथ छोटी छोटी नदियां आकर मिल जाती हैं तो उसी को हम लोग नदी तंत्र कहते हैं। तो हमारी जो हिमालय की नदियां हैं उनका जो नदी तंत्र है वो काफी बड़ा है या फिर ये नदियां काफी बड़ी हैं। शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ मुख्य तौर पर सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी का जन्म कहां से हुआ, इसका उद्गम कहां से हुआ, ये कहां कहां पर बहती है और ये कहां पर जाकर खत्म होती है। ठीक है, मजा आएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी ये क्लास होगी। आपको जानने को मिलेगा कि आखिर सिंधु नदी, नदियों का उद्गम कहां से हो रहा है और ये कहां पर जाकर खत्म होती हैं और नदियां हमारे लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। तो बड़ा आनंद हमें आप सभी को आएगा। शुरुआत करते हैं दोस्तों सिंधु नदी के बारे में। अगर हम लोग आपसे पूछें कि सिंधु नदी की शुरुआत कहां से होती है, तो इसका उद्गम भारत से नहीं हो रहा। हिमालय का बहुत सा भाग आप भारत में भी देखते हैं और कुछ भाग भारत से बाहर भी देखते हैं। तो जो तिब्बत एक देश आपको दिखता है दोस्तों, है ना, आप क्या देखें कि जो तिब्बत का पठार है वहां पर आप देखते हैं कि तिब्बत में मानसरोवर झील है ना। तिब्बत के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि जो मानसरोवर झील है वहीं से हम देखते हैं कि सिंधु नदी की शुरुआत होती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ही आप लोग देखते हैं कि सिंधु नदी की शुरुआत होती है और फिर ये पश्चिम दिशा की ओर बहती है और पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई ये जम्मू कश्मीर से भारत के अंदर एंट्री मारती है ना। चलिए मैं आपको मानचित्र के जरिए दिखाता हूं। मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें दोस्तों कि ये जो हमारा क्षेत्र है ना, ये जो हमारा क्षेत्र है ये है तिब्बत का क्षेत्र। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये है तिब्बत की मानसरोवर झील और मानसरोवर झील ये होती है हमारी उत्तर डायरेक्शन दोस्तों, ये होता है हमारा उत्तर, इधर होता है हमारा पूर्व। ये तो आपको पता होना चाहिए, है ना, ये तो आपको पता होना चाहिए, डायरेक्शंस तो आपको पता होनी चाहिए। और इधर होती है हमारी पश्चिम, है ना दोस्तों, ये आप सभी को पता है। जी हाँ, ये आप सभी को पता ही है। तो हमने ये देखा कि जो हमारी सिंधु नदी थी वो तिब्बत के मानसरोवर झील से शुरू होती है और उसके बाद फिर वो कौन सी दिशा की तरफ बढ़ती है दोस्तों? ये पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ती है। आप देख पा रहे हैं कि ये भारत में फिर क्या करती है, मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर से जो हमारा एरिया है लेह लद्दाख वाला, वहां से ये एंट्री करती है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि सिंधु नदी की शुरुआत मानसरोवर झील तिब्बत से होती है, उसके बाद फिर ये पश्चिम दिशा की ओर बढ़ती है, पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही है और फिर ये जम्मू कश्मीर में एंट्री कर लेती है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में इसने एंट्री कर ली और फिर भारत के लद्दाख में ये पहुंच जाती है। और जब ये यहां पहुंचती है ना, जब ये भारत के लद्दाख एरिया में पहुंच जाती है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, बहुत पानी है भाई इसमें, तो आप देखते हैं कि ये क्या करती है, ये सुंदर गार्जों का निर्माण करती है। सिंधु नदी पहाड़ों को चीरते हुए अपना रास्ता बना लेती है और आप देखते हैं कि भारत के लद्दाख में ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले जो हमारे गार्ज होते हैं या फिर गार्जो होते हैं उनका निर्माण करती है। ठीक है,
तो अभी भी हमने देखा कि सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है, उसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है, तिब्बत से होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचती है, और जम्मू कश्मीर में पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि लेह लद्दाख वाला जो एरिया वहां तक पहुंच जाती है, और फिर आप देखते हैं कि यहां पर बहुत सारे जो पहाड़ होते हैं उनके बीच से निकलकर ये रास्ता बनाती है और दर्शनीय गार्जों को बनाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहुंच चुकी है, लेह लद्दाख भारत में पहुंच चुकी है। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि ये जो सिंधु नदी है ये बढ़ती है आगे, और किस तरफ चलती है, ये जाती है बलूचिस्तान और गिलगित से बहते हुए ये अटक पहुंच जाती है, यानी कि अब ये पाकिस्तान की तरफ पहुंचने लगती है। अगर हम लोग देखें, इसकी शुरुआत हुई थी मानसरोवर झील से, इसके बाद फिर ये लद्दाख पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर में, और फिर आप देखते हैं कि इसकी जो एंट्री है ये होने लगती है कहां पर दोस्तों, ये जो है हमारी मुख्य तौर पर ये वाली जो धारा है यही सिंधु नदी है ना। मैं आपको दोबारा दिखाता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। ये जो है ये हमारी सिंधु नदी है, ये आपको दिख रही है। तो आपने देखा कि लद्दाख पहुंच जाती है जम्मू कश्मीर, और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि दोस्तों ये बलूचिस्तान और गिलगित पहुंच जाती है। तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये आपको क्या कहलाता है, पाकिस्तान के आसपास का ये जो क्षेत्र है इसे हम लोग बलूचिस्तान और गिलगित कहते हैं। यहाँ के जो पहाड़ होते हैं वहां पर आप इसे बहते हुए देखते हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि मानसरोवर झील से इसकी शुरुआत हुई, उसके बाद फिर ये भारत पहुंच जाती है, और भारत पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि ये आगे बढ़ती है, बलूचिस्तान पहुंचती है, और बलूचिस्तान से होते हुए आपको क्या दिखता है दोस्तों, ये अटक के जो पहाड़ी एरिया है, पाकिस्तान में एक अटक का एरिया है, वहां पर ये पहुंच जाती है। उसके बाद ये हमारी सिंधु नदी है ना। यहां पर आप देखिए दोस्तों कि ये अभी तक हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी के साथ आप देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां 5 नदियां हैं, सिंधु नदी की दोस्त हैं, वो कहती हैं कि मैया हमें अपने साथ मिला लीजिए, है ना। तो सिंधु नदी अभी तक आपको अकेले बहती हुई दिख रही थी, अब आप देखते हैं कि जो सिंधु नदी है ना इसके साथ 5 नदियां आ जाएंगी, और ये क्या कर देंगे, सिंधु नदी को और मजबूत मिला देंगी। कौन कौन सी 5 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये जो 5 नदियां हैं, है ना। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि सतलुज, चेनाब, रावी, ब्यास, झेलम, ये जो 5 नदियां हैं ये आकर क्या करती हैं, सिंधु नदी को मजबूती प्रदान करती हैं। और इन सभी का मिलन कहां होता है, पाकिस्तान में ना मिठानकोट कर एक क्षेत्र है ना। पाकिस्तान में आप देखते हैं कि मिठानकोट कर एक क्षेत्र है, ध्यान से सुनिए। तिब्बत से इसकी शुरुआत हुई, फिर ये जम्मू कश्मीर पहुंची, जम्मू कश्मीर के बाद बलूचिस्तान पहुंची, और उसके बाद फिर ये पहुंच गई पाकिस्तान के मिठानकोट में। और मिठानकोट में ही आप देखते हैं कि कुछ और 5 सहायक नदियां हैं, ये भी आ जाती हैं, और इन सभी का मिलन हो जाता है पाकिस्तान के मिठानकोट में। तो सिंधु नदी के साथ आप देखते हैं कि 5 और जो सहायक नदियां हैं इसकी, सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये सभी नदियां आकर इसमें मिल जाती हैं। और इसके बाद आपको क्या दिखता है कि इसके बाद ये जो नदी है ये आपको कहां बहती हुई दिखती है, ये दक्षिण की तरफ आपको बहती हुई दिखती है। तिब्बत से शुरू हुई दोस्तों, उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत पहुंची, फिर आपको दिखता है कि ये मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है, बलूचिस्तान पहुंची, फिर ये अटक के रास्ते होते हुए मिठानकोट पहुंच गई। मिठानकोट में आप देखते हैं कि इसके साथ 5 और नदियां मिल गई, और फिर ये आपको कहां जाती हुई दिख रही है दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि ये हमारा उत्तर डायरेक्शन है, ये हमारा पश्चिम डायरेक्शन है, और इधर हमारा दक्षिण डायरेक्शन होता है ना। फिर ये क्या करती है, दक्षिण की तरफ गिरने लगती है। कहां गिरती है, दक्षिण में गिरती है। कहां गिरती है दोस्तों, ये दक्षिण दिशा में आने लगती है। कराची है ना, कराची के अंदर आप क्या देखते हैं दोस्तों, अरब सागर है, ये आपका अरब सागर है ना। कराची में आपको क्या दिखता है दोस्तों, कराची के अंदर आप लोग क्या देखते हैं कि अरब सागर है, ये अरब सागर है, कराची का अरब सागर है, और यहां पर आप लोग देखते हैं कि फिर ये जाकर समुद्र में अपना मिलन करा लेती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर के आसपास है, और ये विश्व की बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। तो हमने अभी अभी इंडस रिवर के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन किया। इसका जो उद्गम था तिब्बत से हुआ, फिर ये पहुंचती है भारत, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, फिर पहुंचती है बलूचिस्तान, फिर पहुंचती है अटक, फिर पहुंचती है मिठानकोट। मिठानकोट में इसके साथ 5 नदियां मिल जाती हैं, और फिर ये कराची में जाकर जो अरब सागर है वहां पर पानी में मिल जाती है, समुद्र में। इसकी जो टोटल लंबाई है वो आपको 2900 किलोमीटर के आसपास दिखती है। तो ये दुनिया की बड़ी नदियों में से एक आपको दिख रही है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, यहां तक की बातचीत हमारे सामने अभी हमने आपके साथ डिस्कस की। तो अभी हमने सिंधु नदी की जो पूरी की पूरी यात्रा थी उसको आपको डिस्कस किया, उसको आपके साथ डिस्कस किया, कहां से ये शुरू होती है, कौन कौन से इलाकों को ये कवर करती है, कौन कौन से इसकी सहायक नदियां हैं, और उसके बाद इसकी टोटल लंबाई कितनी है उसको हमने जाना। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आप सभी के साथ गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में, गंगा नदी तंत्र को हम लोग आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। गंगा भारत की बड़ी नदियों में से एक मानी जाती है ना। अगर आपने पीछे देखा होगा तो यहां पर लिखा है कि जो सिंधु नदी है वो 2900 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में इसका बहुत छोटा भाग है ना। तो भारत के अंदर इसका छोटा भाग है, तो इसी वजह से इसको भारत की बड़ी नदी नहीं माना जाता। गंगा नदी जो है भैया वो बहती है भारत के अंदर बड़ी मात्रा में,
है ना। और गंगा नदी कहां से शुरू होती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, उसको आपके सामने डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग देखें कि जो गंगा है दोस्तों, है ना, आप क्या देखते हैं कि जो हमारी गंगा जी हैं, आपको क्या दिखता है कि भागीरथी, गंगोत्री और उसी के साथ साथ हिमानी से आप देखते हैं कि इसका निकलना होता है। इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं कि दो नदियां हैं बेसिकली, है ना। आप क्या देखते हैं कि हिमालय से आप देखते हैं कि दो धाराएं निकलती हैं। ध्यान से सुनिए, हिमालय से दो धाराएं निकल रही हैं, उसे गंगा नहीं कहते, हिमालय से दो धाराएं निकल रही हैं। एक को कहा जाता है अलकनंदा और दूसरे को कहा जाता है आपको क्या कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है भागीरथी। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हिमालय से दो धाराएं आप निकलते हुए देख रहे हैं, है ना। चलिए मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, ताकि आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। यहां पर आप देखते हैं कि हिमालय से दो धाराएं निकल रही हैं। एक जो धारा है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, भागीरथी, है ना। और एक जो आपकी धारा है उसे हम लोग कह रहे हैं अलकनंदा। ध्यान से सुनिएगा, है ना। तो दो धाराएं हिमालय से निकल रही हैं दोस्तों, एक को कहा जाता है भागीरथी और एक को कहा जाता है अलकनंदा। क्लियर है यहां तक? जी हाँ। फिर आप लोग क्या देखते हैं कि ये दोनों जो नदियां हैं ना, ये दोनों मिल जाती हैं, इनका पानी एक हो जाता है। आहा, मिल गई, है ना। हमारी भागीरथी और हमारी अलकनंदा, ये जो दोनों नदियां थी, इनका पानी आपस में आपको यहां पर दिख गया दोस्तों, मिल गया पानी, है ना, मिल गया। और यहीं से आप क्या देखते हैं कि यहीं से जो आगे अब पानी जाता है उसे हम लोग गंगा नदी के नाम से पुकारते हैं, है ना। तो दो धाराएं जो हिमालय से निकल रही हैं, आपने देखा भागीरथी और अलकनंदा, ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं और इन्हीं नदियों के आपस में मिल जाने से आप क्या देखते हैं दोस्तों, फिर गंगा नदी बनती है। अब आपका सवाल दिमाग में आ सकता है कि सर इन दोनों नदियों का मिलन कहां होता है, ये जो भागीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, इन दोनों का मिलन कहां होता है। तो ये दोनों नदियां आपको उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलते हुए दिखती हैं। कहां दिखती हैं? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। देवप्रयाग से, उत्तराखंड के देवप्रयाग से हम देखते हैं कि हमारी गंगा जी की शुरुआत होती है ना। तो यही आपको बताया कि मुख्य तौर पर दो, आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों, दो धाराएं निकलती हैं, एक को हमने भागीरथी कहा और एक को हमने अलकनंदा कहा। भागीरथी और अलकनंदा का आप क्या देखते हैं दोस्तों, मिलन हो जाता है। कहां पर होता है दोस्तों? देवप्रयाग में, है ना। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का दोनों का मिलन हो जाता है देवप्रयाग में और यहीं से फिर हमारी गंगा जी की शुरुआत होती है। फिर यहीं से आप लोग क्या देखते हैं कि हमारी गंगा जी की शुरुआत होती है। इसके बाद अगर हम लोग देखें दोस्तों कि ये जो आपकी गंगा नदी है, ये क्या करती है, ये हरिद्वार तक क्या करती है, पहाड़ों में घूम रही होती है। हरिद्वार के अंदर आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर हरिद्वार तक आप क्या देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है, देवप्रयाग में इसका जन्म हो गया। फिर आप देखते हैं कि हरिद्वार तक ये पहाड़ों में होती है और हरिद्वार के बाद फिर ये पहाड़ों को छोड़कर क्या करने लगती है, पहाड़ों को छोड़कर फिर ये मैदानी इलाकों में बहने लगती है। तो गंगा नदी दो नदियों के या फिर दो धाराओं के मिश्रण से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा। और ये जो दोनों नदियां हैं, इनका मिलन देवप्रयाग उत्तराखंड में हुआ। उसी के बाद गंगा नदी बन गई। गंगा नदी हरिद्वार तक आप देखते हैं दोस्तों, हरिद्वार तक ये पहाड़ों में घूम रही होती है और उसके बाद फिर ये क्या करती है, फिर हरिद्वार के बाद ये पहाड़ी इलाकों को छोड़कर मैदानी भागों में एंट्री कर लेती है। गंगा की जो टोटल लंबाई है वो आपको 2500 किलोमीटर के आसपास दिखती है और कहीं कहीं पर इसका जो ये अंक है ये ऊपर नीचे दिखाया गया है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर माना जाता है वो 2500 किलोमीटर माना जाता है। तो जो टोटल लंबाई है गंगा की, आपको दिख रहा है कि इतनी लंबी ये जो गंगा नदी आपको दिख रही है, ये जो इतनी लंबी गंगा नदी आपको दिख रही है, इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों, वो आप देख पा रहे हैं कि वो मुख्य तौर पर आपको कितनी दिखती है, 2500 किलोमीटर के आसपास दिखती है ना। अच्छा, ये जो आपकी हिमालय से निकलने वाली कुछ और नदियां हैं जो गंगा को क्या करती हैं, गंगा के साथ मिल जाती हैं और गंगा को मजबूती प्रदान करती हैं। तो गंगा की भी कुछ सहायक नदियां हैं, एक को कहा जाता है यमुना, एक को कहा जाता है घाघरा, एक को कहा जाता है गंडक और एक को कहा जाता है कोसी। अभी हमने गंगा की शुरुआत कहां से हो रही है उसको देखा। हमने मुख्य तौर पर देखा कि दो धाराएं हैं आपकी भागीरथी अलकनंदा, ये दोनों मिल जाती हैं देवप्रयाग में, वहीं से गंगा की शुरुआत होती है। 2500 किलोमीटर के आसपास टोटल लंबाई होती है गंगा नदी की। हरिद्वार से ये मैदानी भागों में आ जाती है और फिर अपनी लंबी यात्राओं को चलती है। और गंगा नदी की भी आपको कुछ सहायक नदियां दिख रही हैं। हम देखते हैं यमुना को, हम देखते हैं घाघरा को, हम देखते हैं गंडक को और हम देखते हैं कोसी नदी को। अब एक एक कर यमुना, आप क्या करेंगे, एक एक कर जो हमारी गंगा नदी है ना दोस्तों, इसकी भी सहायक नदियों को एक बार पढ़ ही लेते हैं, है ना। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको एक एक कर पढ़ लेते हैं। गंगा नदी की सहायक नदियां मतलब यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, है ना, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते चलना है। यमुना की शुरुआत करते हैं कि यमुना जो है वो क्या है। यमुना जी जो है वो हमारी क्या है दोस्तों, गंगा नदी की एक सहायक नदी है।
यमुना की शुरुआत कहां से होती है, इसको डिस्कस करते हैं, है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं कि ये जो हमारी यमुना नदी है ये भी आपको हिमालय से ही निकलती हुई दिखती है, और हिमालय के अंदर एक इलाका है यमुनोत्री हिमानी, है ना। हिमालय का जो यमुनोत्री क्षेत्र है, या ना यमुनोत्री जो आपका हिमखंड है, वहां से आप देखते हैं कि यमुना की शुरुआत होती है। अच्छा, यमुना जो है ना वो गंगा के दाहिने किनारे पर आप बहते हुए देखते हैं कि गंगा और आप देखते हैं कि यमुना एक दूसरे के समानांतर दाहिने बहती रहती हैं, और इलाहाबाद में जाकर इनका मिलन हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो आप नदी देख रहे हैं दोस्तों, ये वाली जो नदी है ये है हमारी गंगा नदी, दिख रहा है आपको, ये हमारी गंगा नदी है, और गंगा नदी के एकदम समानांतर ही हमारी यमुना नदी बह रही होती है ना। गंगा नदी के एकदम समानांतर ही हमारी यमुना नदी बह रही होती है, और गंगा और यमुना का संगम हो जाता है, मिलन हो जाता है इलाहाबाद में, यूपी में जाकर आप क्या देखते हैं कि इनका संगम हो जाता है। तो गंगा और हमारी यमुना दोनों हिमालय से निकली हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर बह रही हैं, दिख रहा है आपको, जी हाँ, समानांतर बह रही हैं। और आप देखते हैं कि गंगा और यमुना नदी जो है आपकी, इन दोनों का मिलन इलाहाबाद, जो आपको यूपी में क्षेत्र दिखता है, वहां से एक हो जाती है ये, और फिर आगे से जो नदी बढ़ती है उसे सिर्फ गंगा के नाम से ही पुकारा जाता है ना। तो गंगा नदी को अभी अभी हमने देखा, गंगा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। आप देखते हैं कि यमुना नदी जो है वो मुख्य तौर पर गंगा के दाहिने दाहिने बहती रहती है, ये पूरी हमारी यमुना नदी है। और आप देखते हैं कि फिर यमुना का और गंगा का मिलन हो जाता है कहां पर दोस्तों, इलाहाबाद के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने गंगा की जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना, उसके बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हुए अब यहां पर हम लोग गंगा की कुछ और सहायक नदियां हैं, उनकी विशेषताओं को आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये 3 और सहायक नदियां हैं गंगा की। ये 3 और सहायक नदियां हैं दोस्तों, एक को कहा जाता है घाघरा, एक को कहा जाता है गंडक, और एक को कहा जाता है कोसी। ये भी आपको कहां से निकलता है, जो हिमालय का नेपाल का इलाका है ना, नेपाल के अंदर जो हमारी हिमालय पर्वत है वहां से आप लोग देखते हैं कि ये नदियां निकलती हैं। ये नेपाल है, और नेपाल के अंदर आप देख रहे हैं कि ये गंडक है, ये कोसी है, और आप क्या देख पा रहे हैं दोस्तों कि नीचे यहीं पर आप लोग हमारा घाघरा को देखते हैं। ठीक है, तो ये 3 नदियां आप देखते हैं कि हमारी गंगा नदी की हैं। तो नेपाल का जो हिमालय इलाका है वहीं से घाघरा, गंडक और कोसी नदियां निकलती हैं। और आप देखते हैं कि ये बहुत तेजी के साथ, क्योंकि ये नेपाल के क्षेत्र से आ रही हैं, पहाड़ की तरफ से आ रही हैं, तो इन नदियों में घाघरा, गंडक और कोसी नदी में लबालब पानी भरा होता है। और ये क्या करती हैं दोस्तों, आपको दिख रहा है कि नेपाल से एंट्री करती हैं भारत के अंदर। आपकी गंडक हो गई, आपकी कोसी हो गई, और आपकी घाघरा नदी हो गई, और ये तीनों नदियां एंट्री करती हैं और बाद में फिर ये गंगा में जाकर मिलती हैं। तो इनमें दबाकर आप क्या देखते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी होता है, और ये इतना पानी लेकर आती हैं कि ये भारत के अधिकतर जो भारत है उसके उत्तरी मैदान का जो हमारा इलाका है उसको डुबा देती हैं। आप देखते हैं कि भारत का जो बिहार राज्य है वहां पर हर साल आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं कोसी नदी से बाढ़ आ जाती है, क्योंकि कोसी नदी में बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि पानी होता है जो नेपाल से आ रही होती है, और ये जो कोसी नदी है ये बिहार के अधिकतर भाग को डुबा देती है। तो अधिकतर जो भारत का उत्तरी भारत है आप देखते हैं कि वो इन्हीं 3 नदियों की वजह से, घाघरा, गंडक और कोसी नदी की वजह से बाढ़ में भी चला जाता है, जिससे बड़े मामले में, जिससे हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर जान का नुकसान भी होता है। अच्छा, ये जो नदियां हैं ये क्या करती हैं, इनकी वजह से ही हमारा जो उत्तर भारत है, हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, वहां पर आप देखते हैं कि हमारे पास कृषि योग्य भूमि बनी हुई है। आप क्या देखते हैं कि ये जो हमारा पूरा का पूरा उत्तर भारत है ना, इसी से आप लोग क्या देखते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा यूपी, बिहार और उसी के साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा है, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है वो इन्हीं नदियों के मिश्रण से आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी भी हमने घाघरा, गंडक, कोसी को पढ़ा, जो नेपाल से आपको आती हुई दिखती है, बड़ी मात्रा में आती है, बहुत ज्यादा पानी होता है, मैदानी क्षेत्र में आते हुए भारत में ये बाढ़ ले आती हैं, बड़ी मात्रा में जान माल की हानि होती है, और इन्हीं नदियों से आप देखते हैं कि हमें अच्छी मात्रा में अच्छी मिट्टी भी मिल जाती है, जो हमारे लिए खेती में फायदेमंद होती है। आगे बढ़ते हुए यहां पर अब हम लोग देखते हैं कि जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली हमारी नदियां हैं, है ना, कुछ ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से नहीं आती। अभी तक हमने अगर देखा यमुना हिमालय से निकल रही थी, उसी के साथ अगर हमने देखा घाघरा, गंडक, कोसी, ये भी आपको नेपाल के हिमालय क्षेत्र से निकल रही थी और गंगा को मजबूती प्रदान कर रही थी, गंगा को मजबूती प्रदान कर रही थी। गंगा के साथ आप देखते हैं कि कुछ ऐसी नदियां भी हैं, छोटी गंगा की सहायक नदियां, जो हिमालय से नहीं निकलती हैं, ये प्रायद्वीप से आ रही हैं। गंगा के साथ आप देखते हैं कि कुछ हमारी ऐसी नदियां हैं जो आपको कहां से आती हुई नहीं दिखती हैं, जो आपको हिमालय से आती हुई नहीं दिखती हैं, ये प्रायद्वीप यानी कि जो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वहां से आती हुई दिखती हैं। और इन नदियों को क्या कहा जाता है ये देखते हैं दोस्तों, चंबल, केन, सिंध और बेतवा,
है ना। सिंधु नहीं है दोस्तों, सिंध है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चंबल, केन, सिंध और बेतवा, ये जो हमारी नदियां हैं ये मुख्य तौर पर क्या करती हैं, ये मुख्य तौर पर प्रायद्वीप के आने वाली नदियां हैं। ये आपको क्या दिखती हैं बच्चों, ये आपको यमुना नदी के अंतर्गत क्या करती हैं, मिलते हुए दिखती हैं, और फिर यही यमुना नदी आपको गंगा में मिलते हुए दिख जाती है ना। तो आपने क्या देखा कि मुख्य तौर पर हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी के साथ आप देखते हैं कि सिंध हो गई, बेतवा हो गई, और आपने केन नदी को देख लिया। ये नदियां पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना गंगा में मिल जाती है ना। तो हमने यहाँ पर मुख्य तौर पर आप सभी के साथ ये देखा कि जो हमारी यमुना नदी है, यमुना नदी की भी कुछ छोटी नदियां हैं जो सहायक नदियां हैं, और वो यमुना नदी को मजबूत करती हैं। तो यमुना नदी की जो सहायक नदियां वो है चंबल, केन और सिंध और बेतवा। ये जो नदियां हैं ये यमुना नदी में मिल जाती हैं। अगर आप मानचित्र को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ये हमारी यमुना नदी बह रही है दोस्तों, इसके साथ ये है सिंध, ये है बेतवा, ये है केन, है ना। ये सभी नदियां हैं, और चंबल नदी भी आपको दिख रही है। और ये सभी फिर आपको क्या दिखता है कि यमुना में मिलती है, और फिर यमुना इलाहाबाद में जाकर गंगा से मिल जाती है, जो गंगा को मजबूती प्रदान करती है। एक और नदी है बच्चों जो आपको दक्षिण भाग से आती हुई दिखती है, छोटी नदी है, सोन नदी, ये रही। ये सोन नदी भी क्या करती है, सीधे ही आकर गंगा में मिल जाती है। ये क्या करती है, सोन नदी सीधे ही आकर क्या मिलती है, गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर ये सभी जो नदियां हैं ये सभी मुख्य तौर पर क्या करती हैं, हमारी गंगा नदी को एक विशालकाय नदी बनाने में बहुत बड़ा योगदान देती है ना। तो आपने देखा गंगा नदी की शुरुआत कहां से हुई, फिर हमने गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में पढ़ा, हमने घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, और फिर यमुना की जो सहायक नदियां अगर आप कहें जैसे चंबल, केन, सिंध, बेतवा, इनके बारे में डिस्कशन किया। और फिर हमने ये देखा कि ये सभी नदियां मिलकर गंगा को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान कर देती हैं, और फिर गंगा आगे बढ़ती जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब गंगा कहां कहां से होकर गुजरती है, गंगा की क्या क्या लंबी यात्रा होती है ना, और ये किन किन स्थानों को कवर करती है, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके साथ कि गंगा नदी जो है बच्चों, आपको दिख रहा है कि गंगा नदी में बाहिने तथा दाहिने किनारे पर आप देखते हैं कि अनेकों नदियों के आप क्या देखते हैं कि जल होते हैं, है ना। कि गंगा नदी के साथ बाईं तरफ से भी और दाईं तरफ से भी, मान लीजिए कि ये हमारी गंगा नदी है, बाईं तरफ और दाईं तरफ से, दोनों तरफ से आप लोग देखते रहते हैं कि गंगा नदी के साथ जो सहायक नदियां हैं वो आकर मिलती रहती हैं। ये यहां पर आपको बताया जा रहा है। उसी के साथ हम देखते हैं कि गंगा जो है वो पूर्व दिशा में क्या करती है, मुख्य तौर पर बहना शुरू कर देती है और पश्चिम बंगाल में जाकर गिरती है। अगर आप गंगा को देखें, इसकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि हिमालय से, पश्चिम दिशा से या फिर उत्तर भारत से हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती है, और फिर ये कहां जाकर गिर रही है, आप देखते हैं कि ये पूर्व दिशा की ओर, पूर्व में बहना शुरू कर देती है। गंगा जो है हमारी, आपको दिखता है दोस्तों कि ये पूर्व दिशा की ओर जाने लगती है ना। गंगा जो हमारी नदी है ये आपको क्या दिखता है, ये हमें आपको दिखता है कि ये पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है ना। और पश्चिम बंगाल के पास आप क्या देखते हैं कि ये फरक्का, पश्चिम बंगाल का ये जो क्षेत्र है यहां तक आप जो देखते हैं कि ये इसको फरक्का कहा जाता है, यहां तक ये आपको बहती हुई दिखती है। और यहीं पर आप देखते हैं कि गंगा के डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा का डेल्टा का मतलब क्या है भाई, आपको डेल्टा का मतलब पता है दोस्तों कि जब कोई नदी समुद्र में गिर रही होती है तो उसके अपने बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। और इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों कि जब हमारी ये जो गंगा नदी है, जब आप देख रहे हैं कि ये समुद्र में गिर रही है तो इसकी अपनी धाराएं बन रही है, और इन्हीं धाराओं को हमने क्या कहा, डेल्टा कहा। तो गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है, पश्चिम बंगाल के आसपास के एरिया में, तो वो क्या करती है, वहीं पर गंगा के डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, वहीं पर आप देखते हैं कि गंगा के डेल्टा का निर्माण कर दिया जाता है ना। और यहीं से आप देखते हैं कि ये जो नदियां हैं ये आपको क्या दिखती है, दो भागों में बढ़ती हुई दिख जाती है ना। तो हमने देखा मुख्य तौर पर कि गंगा की शुरुआत देवप्रयाग से हुई, फिर ये दिल्ली पहुंची, और उसके बाद फिर इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम हो गया। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ना शुरू करती है, और जब हमने इसे आगे बढ़ते हुए देखा तो हमने ये पाया कि जो हमारी गंगा नदी है वो आपको क्या दिख जाती है बच्चों, इसके साथ छोटी छोटी और सहायक नदियां आकर मिल गई हैं गंगा के साथ। फिर आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में जाने के बाद फरक्का जो क्षेत्र है वहां पर गंगा का डेल्टा बन जाता है, गंगा समुद्र में बंगाल की खाड़ी में मिलने के लिए तैयार होती है। और आप देखते हैं कि यहां से हम लोग क्या कहते हैं कि इसको दो भागों में बढ़ते हुए देखते हैं। एक कहलाती है भागीरथी हुगली जो दक्षिण की तरफ बहती है, और दूसरी आपको क्या कहलाती है, दूसरी तरफ कहलाती है मुख्य धारा। तो गंगा जो नदी है आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल पहुंच जाती है और जब ये समुद्र में गिरने वाली होती है तो आप देखते हैं कि ये दो धाराओं में आपको बढ़ती हुई दिख जाती है। इसके दो भाग हो जाते हैं, है ना। एक जो भाग है वो आपको क्या दिख जाता है दोस्तों, वो आपको बंगाल की खाड़ी में गिरता हुआ दिख जाता है, उसे हम लोग कहते हैं भागीरथी हुगली। इसको उस समय भागीरथी हुगली कहा जाता है।
इस इलाके में गंगा नदी जब आपको बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए दिख रही है, तो इस गिरते हुए जो बंगाल की खाड़ी में पानी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग कहते हैं भागीरथी हुगली। वहीं आप देखें कि एक जो इसका भाग है वो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखता है ना? आप देख पा रहे हैं कि इसका एक जो भाग है वो आपको आगे बढ़ता हुआ दिखता है, और ये जो एक भाग आगे बढ़ता हुआ दिखता है जो बांग्लादेश पहुंच जाता है, एक जो भाग है जो आपको आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये आपको बांग्लादेश पहुंचते हुए दिखता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मुख्य धारा के नाम से जानते हैं। और फिर आप देखते हैं कि ये जो एक भाग है ना, गंगा आप यहां पर देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिर गई, तो इसको हमने भागीरथी हुगली कहा। वहीं एक जो भाग है वो आगे बढ़ता है और उसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे पहुंच जाती है बांग्लादेश में, है ना दोस्तों? तो यहां पर आपने देखा कि मुख्य तौर पर ये पूरी की पूरी हमारी गंगा नदी की स्थिति आपको देखती है। और अंतिम चरण में आप लोग क्या देखते हैं कि अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती हैं? जब ये समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो इनको मेघना के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बताते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गंगा नदी आपको दिखता है कि ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती है तो उसका एक भाग तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, इसे उस समय गंगा नहीं भागीरथी हुगली कहा गया, हुगली नदी के पास ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसका जो एक भाग है, गंगा नदी का एक भाग आगे बढ़ने लग जाता है और फिर ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाता है और ये आगे बढ़ता चला जाता है। फिर ये बांग्लादेश की तरफ आप देखते हैं कि इसकी एंट्री हो जाती है, और बांग्लादेश में आप देखते हैं कि जब इस भाग की आप क्या देखते हैं कि बांग्लादेश में एंट्री हो जाती है, तो आप देखते हैं कि ये जब बांग्लादेश में गिर रहा होता है ना, बांग्लादेश से जब ये बंगाल की खाड़ी में गिर रहा होता है तो इसको मेघना नाम से पुकारा जाता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक होने के बाद जब ये समुद्र में मिल रही होती हैं तो इस समय इसको मेघना नाम से पुकारा जाता है। और यहीं पर आप लोग देखते हैं कि यहीं पर सुंदरवन डेल्टा बनता है ना? तो ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा है ये आपको यहां पर बनते हुए दिखता है, सुंदरवन डेल्टा। जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक साथ बंगाल की खाड़ी में गिर रही होती हैं तो यहां पर हमें सुंदरवन डेल्टा बनते हुए दिखता है। तो अभी हमने आप सभी के साथ जो हमारी गंगा नदी की शुरुआत थी, कहां से ये चलती है, कितनी लंबी इसकी दूरी होती है, किन किन स्थानों को ये कवर करती है, उसके बारे में डिस्कशन किया। और गंगा फिर आखिर में आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर क्या कर लेती है। इसका आपने देखा कि एक भाग तो गिर गया भारत से ही, पश्चिम बंगाल से ही, कहां पर गिर गया? बंगाल की खाड़ी में। एक भाग आगे बढ़ा, इसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई, और फिर ये आपको क्या दिखता है बच्चों? ये नदी आपको बांग्लादेश पहुंचती हुई दिखती है, और बांग्लादेश से आप देखते हैं कि ये जब समुद्र में गिर रही होती है बंगाल की खाड़ी में तो इसे मेघना कहा गया। और यही मेघना नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मिश्रण है, इसी ने सुंदरवन डेल्टा को निर्मित किया। अब भारत के अंदर हमारी एक और प्रकार की नदी है जो आपको कहां से निकलती हुई दिखती है दोस्तों? भारत के अंदर हमारी एक और प्रकार की नदी है जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। हिमालय की ये एक और नदी है, और इस हिमालय की नदी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। तो आप देखते हैं ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, और अभी पीछे हमने गंगा नदी की कहानी को डिस्कस किया था, अब यहां से हिमालय की जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं उसको पढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये क्या दिखता है बच्चों की? ये तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व में, जहां से आप क्या देखते हैं कि सिंधु नदी शुरू होती है ना, उसी के पास से आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर इसका भी उद्गम होता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये तिब्बत है, और यहीं पर आप लोग देखते हैं कि ये जो है हमारा मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास ही आप लोग देखते हैं कि मुख्य तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी की शुरुआत होती है। अगर आपको याद होगा, सिंधु नदी क्या करती है? सिंधु नदी पश्चिम दिशा की ओर चलनी शुरू कर देती है, वहीं जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पूर्व दिशा की ओर चलनी शुरू कर देती है। ये हमारी पूर्व दिशा है, जी हाँ। तो आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर जा रही है, और जो हमारी सिंधु नदी थी, दोनों मानसरोवर झील के पास से ही शुरू हो रहे हैं। सिंधु नदी बढ़ जाती है किस तरफ? आपको दिखता है पश्चिम दिशा की ओर, वहीं आपको दिखता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपको पूर्व दिशा की ओर बहती हुई दिखती है। कहां दिखती है? जो हमारी ये ब्रह्मपुत्र नदी है ये आपको कहां दिखती है बच्चों? आपको दिखता है कि पूर्व दिशा की ओर बढ़नी शुरू कर देती है ना? और आप देखते हैं कि इसकी जो लंबाई है, आप क्या देखते हैं कि जो हमारी ये सिंधु नदी है इसका कुछ भाग भारत से बाहर है, उसी के साथ साथ ब्रह्मपुत्र का भी। इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि इनको भारत की छोटी नदियों के तौर पर गिना जाता है ना? आप देखते हैं कि यहां से आपने देखा कि तिब्बत ये देश है, यहाँ के मानसरोवर झील से इसकी शुरुआत हुई ब्रह्मपुत्र नदी की, और फिर आप देखते हैं कि धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करती है पूर्व दिशा में, और आप देखते हैं कि फिर ये एंट्री करती है। कहां से एंट्री कर रही है दोस्तों? आप अगर ध्यान से देखें कि ये जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहां से एंट्री करती है? यहां से आप देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो रही है ब्रह्मपुत्र नदी की, पूर्व नदी की ओर बढ़ना ये शुरू कर देती है, पूर्व डायरेक्शन की ओर, और ये भारत में एंट्री करती है। कहां से एंट्री कर रही है? नामचा बारवा शिखर, है ना? आप देखते हैं कि हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है वहीं पर आपको देखते हैं कि नामचा बारवा शिखर है,
वहीं से आप लोग देखते हैं कि इसकी एंट्री, ब्रह्मपुत्र नदी की एंट्री हमारे भारत में हो जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश के पास आप देखते हैं कि वहीं से सुंदर गार्जों को, पहाड़ों को चीरते हुए ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंट्री करती है। तिब्बत से इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान से देखिए, तिब्बत से इसकी शुरुआत हुई, फिर ये पूर्व दिशा की ओर बहने लगती है और उसके बाद फिर आपको दिखता है कि नामचा बारवा शिखर जो है वहां से ये मुड़ जाती है ना, ये इसकी डायरेक्शन मुड़ जाती है, ये क्योंकि यहाँ पर शिखर है, बड़ा सा पर्वत दिखा हुआ है, तो आप देखते हैं कि ये पर्वत इसे आगे बढ़ने नहीं देता और फिर ये भारत में गिरने लगती है ना। तो शिखर होने की वजह से नामचा बारवा शिखर जो है ये इसको मोड़ देता है ना, हमारे जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी डायरेक्शन को मोड़ देता है कि भैया चलो भारत में एंट्री कर लो, और फिर आप देखते हैं कि ये भारत में एंट्री करती है और अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री होती है। और फिर यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है दोस्तों, ये आप देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, और ब्रह्मपुत्र नदी आपको दिखता है कि भारत में एंट्री कर चुकी है। और ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री होने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि दिहांग, लोहित, ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं ये भी क्या कर देती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती हैं, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं, जैसे कौन कौन से छोटी छोटी धाराएं हैं, ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश से भारत में एंट्री कर चुकी है तो लोहित हुई, दिहांग हुई, ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती हैं, क्या कर लेती हैं, दिबांग हुआ, लोहित हुआ, केनूल हुआ, ये जो छोटी छोटी आपकी क्या है दोस्तों, सहायक नदियां थी, ये ब्रह्मपुत्र नदी को क्या करती हैं, मजबूती प्रदान करती हैं और इसकी सहायक नदी मिलती है। और फिर आप देखते हैं कि फिर ये जाकर क्या करती हैं, असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण हो जाता है ना। तो बड़े लेवल पर आप लोग देख रहे हैं, तिब्बत से इसकी शुरुआत हुई, फिर ये आगे बहती है पूर्व दिशा की ओर, अरुणाचल प्रदेश से इसकी एंट्री हो जाती है, फिर ये आगे आगे बढ़ने लगती है और इसके साथ फिर जो कुछ सहायक नदियां हैं, लोहित हुई, दिहांग हुई, उसी के साथ आप देख पा रहे हैं कि केनुआ आपकी क्या हुआ बच्चों, आप देख पा रहे हैं कि ये रिवर हुई, ये सभी नदियां इसकी सहायक नदियों के तौर पर मिल जाती हैं और असम में पहुंचने के बाद ये एक बड़ी विशालकाय नदी के तौर पर ब्रह्मपुत्र नदी के तौर पर जानी जाती है। और फिर असम के बाद आप देखते हैं कि ये बांग्लादेश पहुंच जाती है और इधर हमारा गंगा नदी वाला क्षेत्र भी आपको दिखता है और फिर ये दोनों क्या करती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी भी और हमारी गंगा नदी भी। तो ये हमारी आज की क्लास की पूरी कहानी रही दोस्तों। डिस्कशन करते हैं कि हमने अपनी आज की क्लास